नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से केंद्र में आए हैं, यानी जब से प्रधानमंत्री बने हैं 2014 से 9 साल हो रहे हैं, उन्होंने वंशवादी राजनीति के खिलाफ एक अभियान छेड़ रखा है और उन्होंने 2024 के चुनाव का भ्रष्टाचार और वंशवादी राजनीति, ये दो बड़े मुद्दे बना लिए। अब सवाल यह है कि राजनीति में वंशवाद कोई आज तो आया नहीं, लंबे समय से है। बीजेपी भी कमोबेश वंशवाद तो नहीं लेकिन परिवारवाद का शिकार है कि नेताओं के बच्चे, बेटे, बेटियां, परिवार के दूसरे लोग राजनीति में हैं। तो उन्होंने एक जो है पैमाना बनाया कि जो उनके आने से पहले 2014 से पहले जो आ गए, जिनके बच्चे, उनको हटाया नहीं जाएगा। लेकिन एक और नियम बना दिया और उसके कुछ अपवाद भी हैं, लेकिन नियम ज़्यादातर लागू हो रहा है कि अगर आपके परिवार से कोई और व्यक्ति भी है तो दोनों को पद नहीं मिल सकता। यह अपवाद बनाया गया था कल्याण सिंह को, और मुझे नहीं याद आ रहा है कि और कोई इस तरह का अपवाद है। आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात कर सकते हैं। उनके बेटे पंकज सिंह विधायक हैं पहले से, 2014 से पहले से। इसके बावजूद उनको कोई पद नहीं मिला। वो डिज़र्व करते हुए भी उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए गए क्योंकि उनके पिता रक्षा मंत्री हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह हरियाणा के बड़े क्रूशल मौके पर 14 के चुनाव से पहले जो है वो बीजेपी में आए थे। बड़े जाट नेता, सर छोटू राम के परिवार के हैं। उनको राज्यसभा में भेजा, पार्टी ने मंत्री बनाया। लेकिन 2019 के चुनाव से पहले वो चाहते थे कि उनके बेटे को लोकसभा का टिकट मिल जाए। उनका बेटा आईएएस अधिकारी था, उसने इस्तीफा दिया। पार्टी ने शर्त रखी कि बेटे को टिकट तो मिल जाएगा लेकिन आपको मंत्री पद से और उसके बाद राज्यसभा की सीट से इस्तीफा देना पड़ेगा। मंत्री पद से तो इस्तीफा हो गया, राज्यसभा से इस्तीफा देने में आनाकानी कर रहे थे लेकिन उनसे इस्तीफा लिया गया। दूसरा उदाहरण, अनुराग ठाकुर। जब तक उनके पिता मुख्यमंत्री पद की दौड़ में थे और एक तरह से अनौपचारिक रूप से रिटायरमेंट की घोषणा नहीं की थी, उनको मंत्री नहीं बनाया गया। वो भी 2014 से पहले से लोकसभा के सदस्य थे। इसके बावजूद वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रह चुके थे। इस सब के बावजूद उनको कुछ नहीं मिला जब तक उनके पिता रिटायरमेंट मोड में नहीं चले गए। इस तरह के और कई उदाहरण मिल जाएंगे। आप छत्तीसगढ़ चले जाइए। डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, उनका बेटा सांसद था, लेकिन 2019 में रमन सिंह के बेटे का टिकट काट दिया गया। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी बुरी तरह से हार गई। पार्टी नाराज़ थी। पार्टी अब रमन सिंह को कोई पद देना नहीं चाहती। उनके बेटे को तभी मिल सकता है जब वो रिटायर हों। वो अभी रिटायर होने को तैयार नहीं है तो उनके बेटे को कुछ मिल नहीं रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनका बेटा कार्तिकेय, वो भी राजनीति में आने के लिए तैयार है लेकिन पिता मुख्यमंत्री हैं तो उसका कुछ होने वाला नहीं। 2022 के विधानसभा चुनाव, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय बहुत ज़्यादा दबाव था सांसदों का अपने बेटों को टिकट दिलाने के लिए। विधानसभा का एक नियम बना दिया प्रधानमंत्री ने कि किसी भी सांसद के बेटे को टिकट नहीं मिलेगा। और उसके बाद उन्होंने पार्टी की बैठक में घोषणा कर दी, कहा कि किसी के बेटे को टिकट, बेटे बेटी या परिवार के व्यक्ति को टिकट नहीं मिला है, इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। अगर आपकी कोई नाराज़गी है तो मेरे प्रति उसको व्यक्त कीजिए और कोई इसके लिए जिम्मेदार नहीं। तो उन्होंने एक कड़ा फैसला लिया। बड़ा मुश्किल फैसला होता है राजनीति में ऐसा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के जो इस तरह के लोग होते हैं, जो लंबे समय से राजनीति में हैं, उनका जनाधार है, उनके परिवार के लोग आते हैं तो आसानी से उनको टिकट मिलना तो आसान होता ही है, उनका जीतना भी ज़्यादातर मामलों में आसान होता है, जीत जाते हैं। इसलिए पार्टी के सामने जो वो विनेबिलिटी का एक क्राइटेरिया होता है उसमें वो फिट बैठते हैं। इसके बावजूद मोदी ने ऐसा नहीं होने दिया। अब वो आरोप लगता रहता है, जब वो विपक्षी दलों पर आरोप लगाते हैं वंशवाद का तो बीजेपी पर भी लगता है। लेकिन बीजेपी में कोई ऐसा मुख्यमंत्री, कोई ऐसा पार्टी अध्यक्ष, कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ है अभी तक जो पार्टी के किसी नेता का बेटा, बेटी या परिवार का सदस्य रहा हो। तो वंशवाद यानी आपके जन्म से तय हो जाए कि आपको कौन सा पद मिलेगा। आपके माता पिता या कोई रिश्तेदार जो हैं वो राजनीति में हैं
और उनकी वजह से आपको टिकट मिल गया है, ये एक अलग बात है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ परिवारवादी अपनी ही पार्टी के, मैं बाहर की पार्टी की तो अभी बात ही नहीं कर रहा हूँ, दूसरी पार्टियों की, अपनी पार्टी में भी जो परिवारवादी हैं, वंशवादी नहीं, परिवारवादी, उनसे भी थोड़ा उनको जो है वो जैसे उनको पसंद नहीं आता है, मजबूरी में कई चीज़ें करते हैं। अब आपको दो उदाहरण दे रहा हूँ, दोनों बिल्कुल परस्पर विपरीत उदाहरण हैं। अभी हाल ही में आपने खबर पढ़ी होगी कि स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी की बेटी बांसुरी स्वराज को बीजेपी की लीगल सेल में पदाधिकारी बनाया गया है। वो सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं, अच्छा बोलती हैं, जैसा बोल रही थी उससे पता चलता है अच्छा बोलती हैं, हिंदी पर बड़ा कमांड है, वैसे भी वकील अच्छा बोलते ही हैं। और माँ और पिता दोनों का असर है। उनके पिता स्वराज कौशल गवर्नर रहे हैं, पुराने समाजवादी रहे हैं, जॉर्ज फर्नांडिस के साथी रहे हैं। ये सब देखते हुए उनका राजनीति में कहिए एक तरह से एंट्री हो गई है। लेकिन उनके परिवार का कोई व्यक्ति अभी राजनीति में नहीं है। लेकिन जिनके परिवार का कोई व्यक्ति राजनीति में नहीं है, उनको भी कोई बहुत कुछ मिल गया हो, ऐसा उदाहरण नहीं है। जैसे प्रमोद महाजन की बेटी पूनम महाजन। पूनम महाजन को 2014 में मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से टिकट मिला। अब ये कॉन्स्टिट्यूंसी भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे मुश्किल थी। बीजेपी यहाँ से कभी नहीं जीती, लेकिन पूनम महाजन जीत गई। फिर 2019 में भी जीत गई। लेकिन अभी तक उनको मंत्री पद मिल जाए या संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए, ऐसा कुछ हुआ नहीं। उनको भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष जरूर बनाया गया, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं। इसी तरह से वसुंधरा राजे सिंधिया, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री, उनके बेटे दुष्यंत सिंह, वो भी 2014 से पहले से सांसद हैं, 3 या 4 टर्म के सांसद रह चुके हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया ने एक तरह से अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया था कि उनके बेटे को मंत्री बनाया जाए। मोदी टस से मस नहीं हुए, नहीं बनाया तो नहीं बनाया। पूरे 9 साल गुजर गए, दुष्यंत को उन्होंने मंत्री नहीं बनाया किसी भी हालत में। इसी तरह से सीपी ठाकुर, बिहार के बड़े भूमिहार नेता, पार्टी के वरिष्ठ नेता, उपाध्यक्ष भी थे, मंत्री भी रहे केंद्र में। उनके बेटे को राज्यसभा तभी मिली जब सीपी ठाकुर रिटायर होने को तैयार हो गए। अब मैं जो बात कह रहा था, 2 आपको परस्पर एक विरोधी जैसी लगने वाली बात बताऊं। मैंने बांसुरी स्वराज की बात की, दूसरा उदाहरण है कर्नाटक चलते। कर्नाटक में आपको पता है कि BS येदियुरप्पा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पितामह हैं कर्नाटक में। आज कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की जो भी हैसियत है, उसमें सबसे बड़ा योगदान किसी एक नेता का कर्नाटक के है तो वो एकमात्र येदियुरप्पा है। उनके जाने से क्या होता है, 2013 में पार्टी ने देख लिया, पार्टी का सफाया हो गया, येदियुरप्पा पार्टी से निकले। तो अब उनको पार्टी ने 2019 में मुख्यमंत्री बनाया, फिर 2 साल बाद 2021 में इस्तीफा दिलवाया और उसके बाद उनसे रिटायरमेंट की घोषणा करवाई। फिर उनको खुश रखने के लिए उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड का सदस्य पहली बार बनाया गया उनके पूरे राजनीतिक जीवन में, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का सदस्य बनाया गया। लेकिन एक बात पार्टी नहीं मान रही, वो क्या है, उनके छोटे बेटे विजयेंद्र को विधानसभा का टिकट, सिर्फ टिकट। उनके बड़े बेटे राघवेंद्र जो है वो लोकसभा के सदस्य हैं 2009 से, लेकिन विजयेंद्र को पार्टी ने MLC का देने का मौका आया तो मना कर दिया। येदियुरप्पा ने अपनी शिकारीपुरा की जो सीट है, उनकी ट्रेडिशनल सीट है, 8 बार वहाँ से विधायक रहे हैं, वहाँ से विजयेंद्र के उम्मीदवारी की घोषणा कर दी। तो पार्टी के पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी CT रवि ने कहा कि हमारी पार्टी में डाइनिंग टेबल पर फैसले नहीं होते हैं। येदियुरप्पा को ये बुरा भी लगा, लेकिन अभी तक, हालांकि पार्टी ने टिकटों की घोषणा नहीं की है, हो सकता है मिल जाए उनको, लेकिन अभी तक विजयेंद्र की टिकट की घोषणा नहीं की है। उसका एक कारण भी है। जब येदियुरप्पा 2019 में बने थे मुख्यमंत्री, तो उस समय एक तरह से डी फैक्टो चीफ मिनिस्टर थे विजयेंद्र। पार्टी की सरकार की जो बदनामी हुई उसमें बहुत बड़ा योगदान विजयेंद्र का था, इसलिए भी नाराज़गी है। लेकिन अमित शाह गए,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, दोनों गए। जब येदियुरप्पा ने उनका स्वागत करने के लिए गुलदस्ता भेंट करना चाहा तो उन दोनों ने कहा कि नहीं, विजयन से दिलवाइए। तो एक संकेत माना जा रहा है कि पार्टी उनके बारे में सोच रही है। लेकिन आप देखिए कि और किसी पार्टी में ये संभव ही नहीं था। येदियुरप्पा खुश हैं या नाराज़ हैं, इस पर निर्भर है बीजेपी कर्नाटक जीतेगी या हारेगी। इतना बड़ा स्टेक हो, उसमें 224 में से एक विधानसभा का टिकट क्या मायने रखता है। लेकिन पार्टी ने एक सैद्धांतिक फैसला लिया है तो उस पर अड़े रहना चाहती है। और हालांकि येदियुरप्पा ने इसकी भी घोषणा कर दी है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और चुनावी राजनीति से वो संन्यास ले लिया है उन्होंने। उसके बावजूद भाजपा में एक और वंशवादी का पत्ता कटने वाला है, जिनका नाम है वरुण गांधी। उनको बड़े गाजे बाजे के साथ बीजेपी पार्टी मिलाई थी, उनको और उनकी मां मेनका गांधी को, जवाब के लिए कि गांधी के जवाब में गांधी है, हमारे पास भी गांधी है। तो गांधी परिवार के दो, राजीव गांधी के जो है पत्नी और बच्चे उधर, संजय गांधी की पत्नी और बेटा इधर। लेकिन वो एक्सपेरिमेंट कोई खास फ़ायदेमंद हुआ नहीं। और वरुण गांधी जिस रास्ते पर जा रहे हैं, हालांकि आप ध्यान दीजिए आजकल बिल्कुल चुप हैं। राहुल गांधी के बाद उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निमंत्रण आया था, मना कर दिया। उन्होंने कहा ऐसे समय में इस तरह की बात मैं नहीं करूँगा। तो उनको इस बात का एहसास हो चुका है कि पार्टी उनका टिकट काटने वाली है। और मुझे लगता है कि शायद कट भी जाएगा। आखिरी समय पर कुछ निर्णय में बदलाव हो जाए तो अलग बात है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने पिछले 5 साल बयान दिए हैं, लगातार पार्टी और सरकार के खिलाफ बोलते रहे। कोई विपक्ष का नेता शायद उतना कड़वा न बोले जितना वरुण गांधी बोले। तो भाजपा में जो परिवारवाद की राजनीति है, उसको प्रधानमंत्री ज़्यादा से ज़्यादा सीमित करना चाहते हैं। जो लोग आ गए हैं उनको निकाला नहीं जा रहा है, लेकिन उनके अगर माता पिता या उनके परिवार का दूसरा कोई सदस्य पार्टी में, सरकार में सक्रिय है, पदाधिकारी है या मंत्री है, तो उसके परिवार के दूसरे सदस्य को मंत्रिमंडल में या संगठन में कोई जिम्मेदारी नहीं मिलेगी। ये एक संकेत दे दिया है सभी नेताओं के लिए। और चूंकि इसमें कोई भेदभाव नहीं किया है ऐसा, इसलिए जो है किसी को शिकायत करने का मौका नहीं मिल रहा है। तो सभी नेता, उनको एक संदेश चला गया है कि अगर अपने बेटे या बेटी को राजनीति में स्थापित करना है तो आप वानप्रस्थी हो जाइए। ये बड़े बड़े नेताओं के लिए भी संकेत है। अब इस तरह के फैसलों का असर क्या होता है? आप कह सकते हैं कि कुछ सीटें आप हार भी सकते हैं। इस तरह की जिद भी कुछ लोगों को लग सकती है कि ये जिद है या सनक है, लेकिन ये आपको एक नैतिक बल देती है, अपने विरोधियों के खिलाफ बोलने की ताकत देती है। फिर आपके पास जो वो ताकत होती है, वो जो नैतिक बल के आधार पर आप बोलते हैं, उसका असर लोगों पर होता है कि देखिए ये अपने विरोधियों के लिए ही नहीं कह रहे, अपनी पार्टी में करके दिखाया है और अपनी पार्टी में कर रहे हैं और अपने परिवार के साथ भी कर चुके हैं। अपने परिवार के किसी व्यक्ति को कहीं राजनीति में आने, आसपास भी फटकने नहीं दिया। राजनीति में आने की बात तो दूर है, सत्ता के करीब कभी आने नहीं दिया। जिस स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिवार रहता है, मुझे नहीं लगता कि इस देश के किसी विधायक या विधायक छोड़िए कॉरपोरेटर का परिवार भी इस तरह से रहता होगा। लेकिन है ऐसा, इसीलिए लोगों का भरोसा है, इसीलिए क्रेडिबिलिटी है नरेंद्र मोदी की, इसीलिए विश्वसनीयता है, इसीलिए लोगों को लगता है कि नरेंद्र मोदी गलती तो कर सकते हैं लेकिन गलत नीयत से कुछ नहीं कर सकते। जब तक नरेंद्र मोदी की नीयत पर लोगों को भरोसा है, तब तक भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब नहीं हो सकती है, तब तक उसके विरोधी उसको कमज़ोर नहीं कर सकते हैं। तो ये जो राजनीति में नैतिक बल का नया पुट जोड़ा है, जो छूट गया था, जो लंबे समय से जो है जिसको लोग भूल गए थे, उसकी जो याद दिलाई है, वो एक दबाव बना रही है बाकी दलों पर भी। हालांकि वंशवादी पार्टियों के सामने तो कोई विकल्प ही नहीं है, करें क्या? बच्चों के अलावा किसी को बढ़ने ही नहीं दिया। जो भी बढ़ने की जिसने भी कोशिश की उसको छांट के छोटा कर दिया। तो अब आगे बढ़ाने के लिए भी कोई नहीं है, अगर चाहें भी ऐसा करना, हालांकि कोई चाहता नहीं है। लगभग ज़्यादातर क्षेत्रीय दल जो है परिवार की पार्टी बन गए हैं, और परिवार की पार्टी बन गए हैं उस पर शीर्ष पद जो है वो आरक्षित है परिवार के लिए।
बाकी पार्टी के किसी नेता की हैसियत नहीं है कि वहाँ पहुँचने की तो छोड़िए, पहुँचने की बात भी कर सके। ये एक बड़ा फ़र्क है भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टियों में। कोई दूसरी पार्टी इस तरह का आचरण नहीं कर पाई। ये फ़र्क दिखाता है भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टियों में, जो भारतीय राजनीति के लिए, जनतंत्र के लिए एक अच्छा संकेत है। ये परिवारवाद, ये वंशवाद दरअसल अपने आप में जनतंत्र विरोधी हैं। उसमें कार्यकर्ता का मनोबल गिरता है। उसको लगता है कि हम चाहे जितनी मेहनत करते रहें, आगे तो बढ़ेगा परिवार ही। लेकिन जब लगता है कि कार्यकर्ता भी वहाँ तक पहुँच सकता है, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री भी बन सकता है, तब उसका उत्साह बना रहता है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।